हाउ टू स्टडी ए पोएम। तो इसमें मैंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि जब आप किसी पोएम को पढ़ते हैं तो आपकी क्या क्या समस्याएं बनती हैं और आप किन किन बातों के लिए शिक्षक का मार्गदर्शन चाहते हैं। तो इसी पर व्याख्या करेंगे, जिसका अंतिम परिणाम यह होगा कि एक शिक्षक से आपको जितनी जो सारी मार्गदर्शन की आवश्यकताएं हैं वो सारे मार्गदर्शन यदि आपको प्राप्त हो जाए तो फिर आगे आप अपना शिक्षक स्वयं बने और खुद से पढ़ें। तो इसी को मैंने दिखाने का प्रयास किया है। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि कोई पोएम है। अभी तो हम लोग द सायरन सॉन्ग्स के स्टडी से संबंधित अध्ययन की बातें कर रहे हैं। किसी पोएम को पढ़कर समझने के लिए, चूँकि पोएम अंग्रेजी में है तो फिर अंग्रेजी में समझने के लिए हमें उसके शब्दों को जानने की ज़रूरत होती है। तो ये सब आवश्यकताएं हैं। आपको वर्ड्स की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर पोएम के वर्ड्स जानने के बाद भी यदि पोएम का अर्थ नहीं लग पाता है तो फिर उसे अंडरलाइन करके उसका अर्थ ज्ञात किया जाना चाहिए। तो इस कार्य के लिए भी शिक्षक की ज़रूरत हो जाती है। फिर समरी है, अंग्रेजी में समरी कैसे लिखें और समरी का हिंदी अनुवाद कैसे जानें, और अंत में प्रश्न पत्र में जो एक्सप्लेनेशंस पूछे जाते हैं तो फिर इस एक्सप्लेनेशंस करने के लिए, इसे लिखने के लिए तो हमें शिक्षक के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ जाती है। तो बहुत ऐसे कारण हैं। तो मैं आपको समस्याओं को दिखाता हूँ कि आप जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो किन किन समस्याओं से आपको सामना करना पड़ता है और क्या क्या समस्याएं होती हैं, और टीचर्स के मार्गदर्शन की कहाँ कहाँ ज़रूरत आप महसूस करते हैं। मैं अपनी बात को उदाहरण के साथ रख रहा हूँ। आप पहले देखें, उसके बाद अंतिम निष्कर्ष पर चर्चा होगी। आप देख रहे हैं द सायरन सॉन्ग की यह के अंदर की यह कविता है। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। तो जैसे कि यह एक कविता है
मैं इस कविता को दिखा रहा हूँ और आपको इस कविता को पढ़ करके इसे समझना है और फिर इसका समरी लिखना है अंग्रेजी में, और इसके अंदर जो इसके सेंटेंस दिए जाएंगे और उस पर जो एक्सप्लेनेशंस पूछा जाएगा तो फिर उसे आपको लिखना है। तो यह सब कैसे होगा, तो आप पहले इस पोएम को देखिए। जैसे कि यह पोएम है तो इसमें दो समस्याएं आती है। सबसे पहला तो यह है कि प्रत्येक पंक्ति को हम शुद्ध रूप से पढ़ें, उच्चारण हमारा शुद्ध हो। तो पहली समस्या तो हमारी उच्चारण में हो जाती है, और दूसरी समस्या है कि यदि उच्चारण से हम जब फाइनल होते हैं तो दूसरी समस्या बन जाती है कि इसके वर्ड्स जो हैं वर्ड मीनिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसे पढ़कर समझने के लिए वर्ड मीनिंग की ज़रूरत है। तो पढ़ने के दरमियान जो दो समस्याएं हैं, पहली समस्या है आपकी उच्चारण की, जो प्रत्येक सेंटेंस को हम फाइनल रूप से पढ़ें और सेंटेंस को पढ़कर उसका हिंदी अर्थ ज्ञात करें, तो वर्ड मीनिंग की ज़रूरत है। तो इसीलिए आपको शिक्षक के मार्गदर्शन की ज़रूरत अध्ययन में पड़ जाती है कि हमें शुद्ध उच्चारण सर दिखा सके और इसका वर्ड मीनिंग बता सके। जैसे उदाहरण के लिए आप ये पहला पंक्ति देखिए, लिखा हुआ है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पर्सन हैव आई नोन। तो यह तो उच्चारण है कि उच्चारण सही सही आना चाहिए प्रत्येक पंक्ति का। अगर इसमें किसी को हम फॉल्ट कर दें पढ़ने में, उच्चारण यदि रॉन्ग हो जाए तो फिर सेंटेंस को नहीं समझ सकेंगे। और दूसरी बात है, जैसे कि अब स्ट्रेंज है, फिट्स है, ऑफ पैसन हैव आई नोन, तो फिर इनका क्या हिंदी अर्थ क्या हुआ, प्रत्येक शब्द का वर्ड मीनिंग क्या हुआ। और यदि उच्चारण और वर्ड से हम फाइनल होते हैं तो फिर इसका अर्थ लगाना पड़ता है, और अर्थ लगाने के लिए फिर आपको व्याकरण की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि सेंटेंस व्याकरण से निर्मित होता है और बिना व्याकरण को जाने हम वाक्य को नहीं समझ सकते हैं। सिर्फ उच्चारण और वर्ड मीनिंग से सेंटेंस फाइनल नहीं हो पाता है। तो उच्चारण चाहिए, वर्ड्स मीनिंग चाहिए, ग्रामर चाहिए। अब वो किसी तरह इसका अर्थ लग भी जाए तो अब पोएम में एक नई समस्या आ जाती है। वो समस्या है कि एक अर्थ होता है और एक भावार्थ हो जाता है। अर्थ कुछ और, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अर्थ कुछ और निकलता है और कवि के कहने का जो तात्पर्य है, मतलब है, आशय है, या जो उसका उनका ये सेंस है, तो वो एक भावार्थ खड़ा करता है कि भावों का अर्थ क्या हुआ, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो फिर उसे भी फॉलो करना पड़ता है। तो ये सब समस्याएं बनती हैं और फिर मैं आगे दिखा रहा हूँ। तो जैसे पोएम है, तो प्रत्येक पोएम के जो कवि हैं, तो पोएम को जानने के साथ यह भी ज़रूरी हो जाती है कि जिन्होंने इस पोएम को लिखा है तो उसके बारे में भी जो कवि परिचय है उसको जानना। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन, यह जो कविता है, इसके कौन कवि हैं, मैं
इन सब चीज़ों को आगे बारी बारी से विस्तृत रूप में दिखाऊंगा। अभी एक उदाहरण के तौर पे मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये सब बातों को, इन सभी बातों को जानना पड़ता है, जो कविता के संदर्भ में भी है और कवि के भी संदर्भ में रहता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि पोएम को पढ़कर समझने के लिए या पोएम पढ़ने के दरमियान जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जिन जिन चीज़ों को हम अपने शिक्षक से चाहते हैं कि सर हमें इन सभी बातों को बता दें, तो इसे समझना आसान हो जाएगा। तो ये सब तत्व हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, ये शब्द है एस्ट्रेंज। तो अब एस्ट्रेंज का ये उच्चारण है एस्ट्रेंज। यहाँ आपकी समस्या बनती है। और फिर दूसरा, अब इस एस्ट्रेंज का अर्थ क्या हुआ? तो यहाँ अर्थ लिखा हुआ है विचित्र। तो इसी तरह से इन सभी शब्दों को इस पोएम के अंदर जितने सारे शब्द आए हैं, सभी शब्दों को यहाँ दिखाया गया है। तो इन शब्दों को आपको जानना पड़ता है। तो मैंने इसमें इसे उच्चारण और इसके अर्थ के साथ रखा है। आप इसे यहाँ देख सकते हैं। तो ये सब आपकी ज़रूरतें की चीज़ हैं जो आप अपने शिक्षक से मांग करते हैं। और पुनः फिर आपको मैं फिर नया उदाहरण दे रहा हूँ। अब इसमें आप यह देख सकते हैं कि अब जैसे कोई पोएम है, तो आपने उसका उच्चारण भी कर लिया, वर्ड मीनिंग भी जान लिया। तो आप उसी की सहायता से उस पोएम का अर्थ ज्ञात कर सकते हैं, प्रत्येक पंक्ति का अर्थ लगा सकते हैं, भावार्थ समझ सकते हैं। अगर इससे भी संभव नहीं हो रहा है, आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको यह अंडरलाइन दिया हुआ है। इस अंडरलाइन में आप पोएम को देख सकते हैं जो लिखा हुआ है। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इस तरह से ये रहा। तो जैसे यह है, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पासन हैव आई नोन एंड आई विल डेयर टू टेल, बट इन द लवर्स ईयर एलोन व्हाट वंस टू मी बिफॉल। तो इसे पढ़ करके कैसे समझा जाएगा? अब जैसे है स्ट्रेंज फिट्स अर्थात विचित्र दौरा, ऑफ पासन भावों का, आवेश का, हैव आई नोन जिसे मैंने जाना है, एंड और आई विल डेयर मैं साहस करूँगा, टू टेल बताने का, बट लेकिन मात्र केवल, इन द लवर्स ईयर एलोन केवल प्रेमी के कान में, जिसने जीवन में प्रेम किया है। तो आप फिर आगे देख सकते हैं, वाट जो वंस एक बार, टू मी मुझ पर, बिफॉल घटित हुआ। तो ये जो वाक्य हैं, तो इस तरह से आप यदि वर्ड मीनिंग जानने के बाद भी यदि समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो फिर आप टीचर से इस तरह का मांग करते हैं कि सर प्रत्येक सेंटेंस को तोड़ करके खंड बाय खंड उसका अर्थ ज्ञात करके दिखाइए। तो फिर इस तरह से अंडरलाइन जानने की ज़रूरत पड़ जाती है। प्रत्येक सेंटेंस को
खंड रूप में प्रत्येक एक एक का अर्थ ज्ञात करके और उसको जानना पड़ता है। तो मैं इसे धीरे धीरे आपको दिखा रहा हूँ और इन सभी बातों की पढ़ाई मैंने आगे रखा है। अभी तो यह उदाहरण के तौर पर है और जब मैं इसे पढ़ाऊँगा तो एक एक सेंटेंस को पढ़ूँगा, उसका अर्थ बताऊँगा, भावार्थ क्या है, अर्थ क्या हुआ, उसके उच्चारण क्या हुए, वर्ड मीनिंग क्या हुए, और कभी उन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो अभी तो ये फिर इसका एक नेक्स्ट पेपर और है, उसे मैं दिखाता हूँ। और ये रहा दूसरा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये सब आपकी प्रॉब्लम्स हैं। जो सेंटेंस को वर्ड मीनिंग जानने के बाद भी अर्थ नहीं लग रहा है, तो फिर उसको एक एक अंडरलाइन करके प्रत्येक खंड का अलग अलग अर्थ ज्ञात है और सारे अर्थों को जोड़कर एक फाइनल अर्थ बनता है। और फिर अर्थ के ऊपर भी एक भावार्थ है, भावों का अर्थ लगता है और भावार्थ ही जो पोएम को स्पष्ट करता है। मैं इसे दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये अंडरलाइन हुआ और अंडरलाइन का अर्थ हुआ। तो पोएम को पढ़ने के बाद अब बारी आती है इसके सारांश को लिखने की, क्योंकि सारांश पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है एग्ज़ाम के अंदर, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशंस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से किसी एक कविता का मूल्यांकन करें जो क्रिटिकल रूप से, जो गुण दोष के साथ। तो अब यहाँ 3 पोएम दिए गए हैं। ये जो समरी है, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, डेथ, स्टॉपिंग बाय वुड्स, यह दिखाया गया है कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको क्रिटिकल ये अप्रिसिएशन आपको पूछा जाएगा, या नहीं तो फिर सारांश पूछा जाएगा। तो आप सारांश को आपको लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप खुद से यदि सारांश लिख पाते हो तो ठीक है, या नहीं तो फिर आपको शिक्षक से हेल्प लेना पड़ता है। तो यहाँ आपको शिक्षक के मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इन सभी बातों को आप अपने शिक्षक से चाहते हैं कि सर हमें हमारी जो समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का बारी बारी से समाधान कर दे। तो इस तरह से आप विषय वस्तु को तब समझ पाते हैं। अब रही बात, ये जो सारांश है अंग्रेजी में लिखा हुआ, अब इसमें एक नई समस्या बन जाती है कि अब इसको पढ़ करके फिर हिंदी में कैसे समझेंगे। अंग्रेजी में सिर्फ लिख लेने से ही तो नहीं होगा, सिर्फ रट लेंगे, याद कर लेंगे, तो यह समस्या का समाधान नहीं है। आपको समझना भी है, तो फिर इसके लिए वर्ड मीनिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। तो सारांश से संबंधित फिर आप शब्दों को शिक्षक से मांग करते हैं कि सर इसके अंदर जो वर्ड्स आए हैं तो उससे भी आप लिखा दें। तो ये रहा वर्ड मीनिंग। तो अभी आपने जो सारांश ऊपर देखा, उसी सारांश का यह वर्ड मीनिंग है। और वर्ड मीनिंग की विशेषता है, प्रत्येक शब्द का उच्चारित रूप है, उच्चारण भी लिखा हुआ है और उसके अर्थों को भी यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरह से आप सारांश के अंदर आए हुए सारे शब्दों को जान सकते हैं। और जब आप इसे जानेंगे तो आप पढ़ करके उसका अर्थ स्वयं से याद कर सकते हैं। तो और भी वर्ड्स हैं, आपको मैं फिर दिखा रहा हूँ। तो ये सारांश के शेष शब्द हैं,
और इसमें भी दो तरह से लिखा हुआ है। प्रत्येक शब्द का उच्चारण है, ये बीच में उच्चारण है, फिर अर्थ है। और इस तरह से आप, मैं इसे धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, आप इसे देखिए। अभी मैं आपको ये सब समस्या को दिखा रहा हूँ कि पढ़ने के दरमियान आपकी क्या क्या समस्याएं बनती हैं और आप को शिक्षक की मार्गदर्शन की क्यों ज़रूरत पड़ जाती है, ट्यूशन्स आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों किसी इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं। तो यही सब कारण है, यही सब बातें हैं। और इसमें और भी एक समस्या है। समस्याएं तो अनंत हैं, लेकिन जहाँ तक जो महत्वपूर्ण है कुछ बातें, उनको मैं दिखा रहा हूँ। तो आपने सारांश देखा और सारांश का वर्ड्स भी देखा, और ये सब जानने के बाद भी यदि आपको अंग्रेजी के वाक्य को पढ़ करके हिंदी अर्थ लगाने में, फॉलो करने में दिक्कत हो रही है, तो फिर आप शिक्षक से चाहते हैं कि सर इसका हिंदी अर्थ भी लिखा दीजिए, हिंदी अर्थ भी बता दीजिए, प्रत्येक एक एक पंक्ति का अनुवाद आप जानना चाहते हैं। तो इसके लिए फिर एक जो समस्या है हिंदी के रूप में, उसे मैं दिखा रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं। और ये प्रत्येक सारांश के प्रत्येक जो अंग्रेजी के वाक्य थे, उन सबों का यहाँ अनुवाद किया गया है, और आप अनुवाद को देख सकते हैं। तो फिर अनुवाद को पढ़ने के बाद हिंदी में, तब आपको विषय वस्तु पूर्ण रूप से समझ में आती है कि प्रस्तुत कविता क्या है, किस कवि ने लिखा है, और इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज है, क्या प्रेरणा है, क्या सीख मिलता है, क्या पाठ है, क्या लेसन है। तो जो साहित्य है, जो हमारे अंदर एक ग्रेटनेस को खड़ा करता है, तो इन सभी बातों को जानने के बाद ही साहित्य पठन पाठन का उद्देश्य पूर्ण हो पाता है। सिर्फ परीक्षा पास कर लें तो इससे साहित्य का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। तो अब साहित्य क्या है, लिटरेचर क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, तो इस पर मैं दूसरे वीडियो में प्रकाश डालूंगा, इसके बारे में इसकी व्याख्या करूंगा। अभी मैं दूसरा चीज़ बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बताने का। तो इस तरह से आप सारांश देखते हैं, तो अब उसके बाद फिर नई समस्या आती है एक्सप्लेनेशंस करने की। इसके अंदर पोएम्स के सेंटेंस दिए हुए रहेंगे, और जिसे आपको व्याख्या करना पड़ता है। तो आपने देखा कि किसी पोएम को पढ़ने में, मैं फिर से एक बार पोएम लाता हूँ, तो किसी पोएम को पढ़ने में बहुत सारी आवश्यकताएं हो जाती हैं, जिसे हम नहीं जान पाते हैं, और जिसे हम अपने शिक्षक से मांग करते हैं कि सर उन सारी बातों को बता दें। जिसमें आपने देखा कि पहला हुआ उच्चारण, दूसरा हुआ वर्ड मीनिंग, तीसरा हुआ प्रत्येक सेंटेंस का अर्थ ज्ञात करना, फिर अंडरलाइन के छोटे छोटे अर्थों में जानना उसे, फिर उसका अंग्रेजी सारांश लिखना, फिर उसका हिंदी ज्ञात करना, फिर एक्सप्लेनेशंस करना। तो इन सभी बातों के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, आपको ट्यूशन्स कर लेना पड़ता है, किसी संस्थान में आपको पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ ये सब शिक्षक के मार्गदर्शन की ज़रूरत इन सब बातों में पड़ जाती है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अध्ययन के दरमियान आपकी जितनी जो सारी समस्याएं हैं,
अगर उन सारे समस्याओं का समाधान करके अगर मैं आपको दे रहा हूँ, तो फिर आप अपना शिक्षक स्वयं बने। मैं जो जितनी सारी यहाँ शैक्षणिक समस्याएं हैं, सबका समाधान मैं इस पर दूंगा। और इसके बाद आप अपना शिक्षक स्वयं बने और खुद से पढ़े लिखे जाने। तो जैसा कि मैंने आरंभ में दिखाया था और ये निष्कर्ष है, इतनी सारी बातों को दिखाने का एक जो प्लानिंग है पढ़ाने का, उसे मैंने दिखाया। और मैं समझता हूँ कि जब आप इतने सारे स्टेज से गुजरेंगे तो अंततः आप अपना शिक्षक स्वयं बनेंगे। तो आप अपना शिक्षक स्वयं बने और जहाँ तक मार्गदर्शन की जो जितनी सारी आवश्यकताएं बन रही हैं, तो सारे मार्गदर्शन को मैं आपको दिखाता रहूँगा। और उसके बाद आप अपनी आत्मनिर्भरता स्वयं खड़ा करें। तो यह एक परिचय था कि हम लोग पोएम कैसे पढ़ें, कैसे पोएम को पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़कर हम लोग इसकी तैयारी करें। तो अपनी बातों को मैं यहीं विराम देता हूँ और पुनः अगले वीडियो में मैं नई जानकारी के साथ उपस्थित होऊंगा। और इसे मैंने दिखाया है, आप जितने सारे पोएम्स हैं, 8 पोएम्स हैं, सभी पोएम्स को आप इसी तरह से पढ़ सकेंगे, वीडियो में देख सकेंगे। तो मैं अपना क्लास यहीं समाप्त कर रहा हूँ। शेष अगले वीडियो में।